हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैकेफी एडवर्ड। आज हम लोग उसी सीरीज़ को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहली चीज़ जो सीखनी है वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। कुछ सर्टेन रिएक्शंस हैं जो डिस्प्रपोर्शनेट होती है इनऑर्गेनिक में, आपको वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए। तो कौन कौन से मेन एलिमेंट हैं जो डिस्प्रपोर्शनेशन सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका, वो है सल्फ़र, हैलोजन और फॉस्फोरस। इनकी ज़रा ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 से +6 तक। हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 to +7 तक। एंड फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3 से लेके +5 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो दिया है ये इनकी रेंज है, यानी सल्फ़र -2 से +6 में कुछ भी हो सकता है, हैलोजन -1 से +7 तक में कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही फॉस्फोरस -3 से +5 तक में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब एक एक करके हम हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर और उनकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर सल्फ़र की रिएक्शंस को। तो सल्फ़र की रिएक्शंस, सल्फ़र S+NaOH, ये जब बेसिक मीडियम में होते हैं, सल्फ़र जब बेसिक मीडियम में होता है तो ये क्या करता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। और डिस्प्रपोर्शनेट होकर हमें क्या देता है यहाँ पर, ये सल्फ़र बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा और डिस्प्रपोर्शनेट होकर हमें यहाँ पर सोडियम का सल्फाइड और हाइपो सोल्यूशन देता है Na2H2O3 +H2। इसको आपको बेटर है कि आप बैलेंस वे में याद रखिए। 4S + 6NaOH gives 2Na2S + Na2H2O3 + 3H2। तो इसको बैलेंस वे में याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमें याद रखना है वो है हमारा यहाँ पर हैलोजन्स का डिस्प्रपोर्शनेशन। हैलोजन्स को हम लोग थोड़ा बाद में करते हैं, पहले फॉस्फोरस करते हैं, क्योंकि हैलोजन में 2 पॉसिबल केस बनता है। तो फॉस्फोरस को देखते हैं। फॉस्फोरस में जैसे कि हमने यहाँ पर लिया P4, फॉस्फोरस में हमने यहाँ पर P4 लिया हुआ है, P4 + NaOH + H2O, it gives phosphine gas plus sodium hypophosphide NaH2 प्योर। इसको बैलेंस कर लीजिए। P4 + 3NaOH + 3H2O gives PH3 + 3NaH2 प्योर। ये इसकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। ये फॉस्फीन गैस बनाने का लैब मेथड भी होता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे हम लोग जो सीखेंगे वो है हैलोजन्स का। तो थर्ड नंबर पे हम लोग हैलोजन्स का सीखने जा रहे हैं। तो हैलोजन्स में आपको ध्यान रखना है, हैलोजन मेनली हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं जब भी हैलोजन हम लोग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्लोरीन के साथ दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलरली वो बाकी सारे के साथ भी वैसे ही होगा। अब क्लोरीन गैस जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन गैस को जब हम NaOH के साथ में लेते हैं तो वो वहाँ पर 2 पॉसिबल कंडीशंस पे रिएक्ट करता है। क्लोरीन गैस NaOH के साथ 2 पॉसिबल कंडीशन में रिएक्ट करता है। एक तो कोल्ड डाइल्यूट NaOH लिया जाए, दूसरा होता है क्लोरीन गैस को हॉट कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ लिया जाए। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ में इसको लिया जाए। तो क्लोरीन और डाइल्यूट NaOH के साथ में जब इसको लेते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट देता है NaCl + NaClO + H2। और जब क्लोरीन को हॉट कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ में लिया जाता है तो ये हमें प्रोडक्ट देता है NaCl + NaClO3 + H2। तो आपको इसको बैलेंस वे में याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसको जब बैलेंस वे में लिखेंगे, Cl2 + 2NaOH gives NaCl + NaOCl + H2O। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ बैलेंस है। इसके बाद हम क्लोरीन को हॉट कॉन्सेंट्रेट के साथ में जब लेते हैं तो ये होता है 3Cl2 + 6NaOH 5 NaCl + NaClO3 + 3H2O। तो ये आपकी हमने यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आपके साथ डिस्कस की हैं।
तो ये आपको याद रहनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस होती हैं जिनको आप लोग रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर आप और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में देखेंगे तो हमारे पास वो क्या है, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आप लोग इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, तो अब कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पर हमने एक कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ली, कम प्रपोर्शनेशन, जिसको आप रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन भी बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेनली हेलोजेंस ही देते हैं ये रिएक्शन। तो आप इसको जनरल वे में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस प्लस XO3 माइनस प्लस 6H प्लस gives 3x2 प्लस 3H2, 3x2 प्लस 3H2O। इसको चाहो तो आप प्रॉपरली थोड़ा सा बैलेंस करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग प्रॉपरली देखें तो ये यहाँ पे प्रॉपरली आई थिंक बैलेंस है ये, गुड। तो आपको इसको यहाँ पर x ध्यान रखना है, हियर x कैन बी Cl Br एंड I। ये एक कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो होती है रिएक्शंस ऑफ। आपको पता है कि जो टेस्ट होता है SO2, जब हम लोग एसिडिक रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं उसमें SO2 और CO2 बोथ डू लाइम वाटर मिल्की, बोथ डू लाइम वाटर मिल्की, बोथ डू लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को दोनों ही मिल्की कर देते हैं। थोड़ा सा ये USB का इशू हो रहा है। लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। अब ये दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की कैसे करते हैं वो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों को कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम, आपने सबने देखी है रिएक्शन, इसको जब लाइम वाटर में पास करते हैं, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमें क्या रिएक्शन देता है, ये हमें कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। ये हमें कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है जिसको हम लोग मिल्की कलर बोल रहे होते हैं। ठीक है, और जब यही वाइट, इसी कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट में, इसी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट में एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं, एक्सेस ऑफ CO2 जब पास करते हैं तो ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कैसा होता है, कलरलेस। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आफ्टर रिएक्शन सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। तो ये जो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, वो इसी रिएक्शन की वजह से बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम यही चीज़ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में यही वाली रिएक्शन देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, इसको जैसे ही लाइम वाटर में पास करते हैं तो ये हमें कैल्शियम सल्फाइड का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। और जब हम इस कैल्शियम कार्बाइड सल्फाइड के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट में एक्सेस में SO2 पास करते हैं तो ये हमें क्या देता है, कैल्शियम बाई सल्फाइड का कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये दोनों के टेस्ट में सिमिलरिटी होती है। तो इस टेस्ट का जो कंफर्मेशन होता है वो फर्स्ट स्टेप में ही होता है। जैसे ही CO2 रिलीज होती है तो ब्रिस्क एफरवेसेंस होगा, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस आएगी। और जैसे ही SO2 रिलीज होगा तो वहाँ पे पंगेंट स्मेलिंग गैस आएगी। वो पंगेंट स्मेलिंग गैस SO2 होती है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे कर पाते हैं, कलर वाले पॉइंट पे, सॉरी हाँ स्मेल वाले पॉइंट पे, कलर नहीं स्मेल, दोनों ही कलरलेस होती है बट स्मेल SO2 कैसे करता है, पंगेंट स्मेलिंग गैस होती है।
तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था जो आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक में एक थर्ड पॉइंट है, बहुत बहुत यूज़ होता है। तो वो थर्ड पॉइंट मैं पहले ओरली बता रहा हूँ, फिर लिखेंगे भी हम लोग। मोस्ट ऑफ द मेटल सल्फाइड्स आर व्हाट इनसॉल्युबल इन वाटर, बट मोस्ट ऑफ द मेटल सल्फाइड्स आर सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl और HNO3। तो मेटल सल्फाइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट HCl और HNO3 में क्या होते हैं, वो HCl और HNO3 में वो सॉल्युबल हो जाते हैं। बट देयर आर सर्टेन मेटल सल्फाइड, देयर आर सर्टेन मेटल सल्फाइड, थ्री मेटल सल्फाइड, ये आप याद रख लीजिए, थ्री मेटल सल्फाइड, थ्री मेटल सल्फाइड कौन कौन से, मरकरी का एक होता है, एक तो मरकरी का होगा, दूसरा कोबाल्ट का सल्फाइड और निकिल का सल्फाइड। आप इनको शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, मार को नी, यानी ये तीन मेटल के सल्फाइड है जो सिर्फ और सिर्फ किस में डिजॉल्व होते हैं, एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया के अलावा और किसी भी एसिड में ये डिजॉल्व नहीं किए जा सकते। तो एक्वारेजिया आपको पता ही है क्या होता है, 3HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ HNO3, इट गिव्स व्हाट, NOCl प्लस ट्वाइस नीसेंट क्लोरीन प्लस H2O। और ये नीसेंट क्लोरीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके एसिडिक बिहेवियर के लिए। तो मरकरी, कोबाल्ट और निकिल के सल्फाइड ये जब भी डिजॉल्व होते हैं इसमें तो अपने रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रिएक्शंस आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, सिंपल। इसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप की रिएक्शन है, जब भी किसी भी मेटल का नाइट्राइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड और कार्बाइड, जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो जो भी वहाँ पे एनायन है वो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग की गैसेस रिलीज करते हैं। जैसे मैं नाइट्राइड का एग्जांपल बताऊं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमेशा नाइट्रोजन 3- है यहाँ पर, और एल्यूमिनियम 3+ है, ये वाटर से 3H+ एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, अमोनिया गैस और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैंने क्या क्या नाम लिया, नाइट्राइड। उसके बाद सेम रिएक्शन फॉस्फाइड के साथ भी कर सकते हैं, लाइक हमने एल्यूमिनियम फॉस्फाइड लिया और उसका हाइड्रोलिसिस किया हमने, तो उसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे फॉस्फोरस 3- है, वो हमें फॉस्फीन गैस देगा, रॉटन फिश स्मेल आएगी और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी प्रिपेयर होगा, ठीक है। सल्फाइड ले सकते थे हम लोग, कोई भी मेटल का सल्फाइड ले लीजिए, लाइक आपने ऐसा सल्फाइड जिसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती हो, वैसे जनरली मेटल के सल्फाइड्स की हाइड्रोलिसिस होना डिफिकल्ट होता है, तो उनको पहले हम किसी दूसरे सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं फिर फर्दर रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम सल्फाइड की जगह पे कार्बाइड यूज़ करेंगे। तो बहुत कार्बाइड्स जो होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 2-3 कार्बाइड्स के एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि एक है एल्यूमिनियम का कार्बाइड, यहाँ पे जो कार्बन है उस पर 4- चार्ज है हर एक कार्बन पे, और इसमें जब वाटर डाला जाएगा तो ये क्या करेगा, वो 4- 4H+ एक्सेप्ट करके CH4 बना लेगा, और एल्यूमिनियम का जो 3+ था वो वाटर के साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड में जो ये C2 है, यहाँ पर हर एक C पर -1 चार्ज होता है, तो जैसे ही हम इसमें वाटर डालेंगे तो दोनों -1 चार्ज 1H+ एक्सेप्ट कर लेंगे और क्या बनाएंगे, इथाइन गैस बनाएंगे, जिसको हम वेल्डिंग गैस भी बोलते हैं, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है मैग्नीशियम का कार्बाइड, ये और भी अलग है। मैग्नीशियम कार्बाइड में हमने वाटर डाला तो मैग्नीशियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है C∼ एक कार्बन पे इसमें 3- चार्ज होता है और एक कार्बन पे 1-। तो जैसे ही वाटर डालेंगे तो वो करस्पॉन्डिंगली वहाँ पर क्या एक्सेप्ट कर लेगा, H+, और आपको इस तरह से प्रोपाइन गैस मिलेगी, और साथ में क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये
आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, इनको आपको याद रखना चाहिए। तो ये हमने क्या किए, कुछ मेटल के सल्फाइड फॉस्फाइड, नाइट्राइड और कार्बाइड्स, उनकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आपको शो की हुई है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। देखिए इनऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस बहुत कम होती हैं, तो हम नेम रिएक्शंस को यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। तो नेम रिएक्शन में से एक बहुत फेमस रिएक्शन है हैबर प्रोसेस। आपने सबने पढ़ा होगा हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, बहुत फेमस रिएक्शन है, सबने सुनी होगी ये रिएक्शन, हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर N2 नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ये हमें रिजल्ट में क्या देता है, अमोनिया गैस। इस रिएक्शन का कैटलिस्ट क्या होता है, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस का, और प्रेशर कितना चाहिए होता है, अराउंड 200 atm का प्रेशर। तो इस रिएक्शन इतने टेम्परेचर पर ये आपको अमोनिया गैस प्रोड्यूस करके देता है। तो आई थिंक ये रिएक्शन तो सबके सामने आ चुकी होगी, ठीक है, सबने देखी हुई होती है, हमें तो सिर्फ आपके सामने एक बार सब कुछ चैनलाइज करके लेके आना है। सेकेंड हमारे पास नेम रिएक्शन है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस की मैं सिर्फ मेन रे डिटरमाइनिंग रिएक्शन लिख रहा हूँ। वो क्या होती है, 4NH3 प्लस 5O2 गैस, प्लैटिनम 800 डिग्री सेल्सियस गिव्स 4NO प्लस 6H2O। यहाँ पे सब गैसीय स्टेट में होता है और साथ में आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारा ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस हमेशा HNO3 के कॉन्सेंट्रेट HNO3 की प्रिपरेशन के लिए जाना जाता है। कॉन्सेंट्रेट HNO3 की प्रिपरेशन अगर हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो नेम रिएक्शन है वो आपको याद रखनी है। थर्ड इज वेरी वेल नोन रिएक्शन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या करते थे हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड गैस 2SO2 प्लस O2 गैस, ठीक है, और ये हमें क्या देता है, 2SO3 गैस। ये इस रिएक्शन का रे डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इसमें हम लोग कैटलिस्ट क्या लेते हैं, इसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ कैटलिस्ट है, V2O5, प्लैटिनम, हम इनमें से कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें जब SO3 बनता है तो इसमें लिटिल अमाउंट में H2SO4 ऐड करके इसको हम क्या बना देते हैं, ओलियम। हमने इसको ओलियम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब दिस ओलियम का आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस। आप इस ओलियम की हाइड्रोलिसिस करोगे और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये आपको क्या देता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ H2SO4, हाईली प्योर H2SO4 देता है आपको, तो जिसको आप H2SO4 के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। चलिए अभी हमारे पास H2SO4 एक बार प्रिपेयर्ड हो गया। अब हमारे पास फोर्थ जो वेल नोन रिएक्शन है दैट इज नोन एज डीकन प्रोसेस, ठीक है। तो डीकन प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम HCl गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ हीट करते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो ये हमें क्या देता है, क्लोरीन गैस प्लस वाटर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सर्टेन क्या थी, नेम रिएक्शंस थी, जिनको मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। तो इन रिएक्शंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अच्छे से इनको लर्न करें। कभी भी कहीं पर भी इनमें से कोई भी रिएक्शन आ सकती है। उसके अलावा एक और नेम रिएक्शन आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वोल्केनो एक्सपेरिमेंट। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो हमें क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पे हमें नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होके मिलेगी, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा।
एक इम्पॉर्टेंट मेथड रहेगा आपके लिए। हमने अभी तक कितने पॉइंट्स कर लिए इस वाले में? हम लोग हर लेक्चर में अराउंड 10 पॉइंट्स कवर करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट्स कवर हुए हैं। टीकन प्रोसेस के बाद हमारा 5th पॉइंट हम लोग यहाँ पर लेने जा रहे हैं। अमोनिया की एक रिएक्शन है, अमोनियम सॉल्ट। सिंपल सा फॉर्मूले में लिखिएगा, अमोनिया गैस NH3 गैस, इसको आप किसी भी मेटल के हाइपोहेलाइट में डाल देंगे। हाइपोहेलाइट, इसको किसी भी मेटल के हाइपोहेलाइट में डाल दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया है इसको NaOCl में, तो ये आपको हमेशा नाइट्रोजन गैस देगा और साथ में फिर उसके बाकी के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो इतनी छोटी सी रिएक्शन एक आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ये आपको कभी ना कभी हेल्प करेगी। ठीक है, अमोनिया गैस और हाइपोहेलाइट। हाइपोहेलाइट, मैं यहाँ पे हाइपोहेलाइट ये मैंने जनरल वर्ड यूज़ किया है। हाइपोहेलाइट क्या होता है? हाइपोक्लोराइट, हाइपोब्रोमाइड, हाइपोआयोडाइड, इनमें से कोई भी हो सकता है और आपको अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने को आता है। ठीक है, तो आपको बस ये सब याद रखना चाहिए। उसके बाद अमोनिया की कुछ एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखना चाहिए। तो ये मैं अमोनिया की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में इनको डाल देता हूँ। पहला मैंने हाइपोहेलाइट आयन के साथ में लिखा, दूसरा हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर अमोनिया को मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या होता है? HgCl2। इस HgCl2 को जब हम लोग अमोनिया के साथ में ट्रीट कराते हैं तो ये हमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। किसका? HgNH3 और साथ में क्या मिलेगा? NH4Cl मिलेगा। ठीक है, दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट इसी में ही है, अगर हमने यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 ले लिया और उसमें अगर हमने अमोनिया गैस को डाला तो ये हमें क्या करता है? ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट देता है। वो ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट दो प्रेसिपिटेट का मिक्सचर होता है, मर्करी के ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट और HgNH2Cl के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट। इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग कंपैरेटिवली जब दोनों को देखें, ब्लैक में वाइट को मिक्स करेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई पड़ेगा? ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक आप ऐसे रिएक्शंस को याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट थी, आपके काफ़ी काम आती है। ठीक है, हमने एक बार आपको रिवीजन वीडियो में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में सब कुछ ऑलरेडी बता रखा है। तो अभी हम यहाँ पर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और वेरी डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शंस को यहाँ पर हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे फॉस्फोरस की कुछ सर्टेन रिएक्शंस को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि फॉस्फोरस की एक रिएक्शन तो मैंने आपको डिस्प्रपोर्शनेशन में ऊपर शो करके ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस की कुछ सर्टेन रिएक्शंस होती है जो आपको काम आती है आपके। तो एक तो मैंने ऊपर वो NH3 दिखाई थी आपको, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉस्फोरस के कंपाउंड्स में कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जो हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए। जैसे ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के दो ऑक्साइड फेमस है, एक तो P4O10 और P4O6। तो इन वाटर के जो ऑक्साइड होते हैं इनकी वाटर के साथ रिएक्शन, आपको पता होगा कि वाटर फॉस्फोरस के पॉसिबल एसिड्स कौन कौन से हैं? फॉस्फोरस के पॉसिबल एसिड्स कौन कौन से होते हैं? मोनो, एक फॉस्फोरस वाले, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये मेनली 3 होते हैं। तो इनमें से अगर हम वाटर रिमूव कर दें तो वाटर रिमूव करने के बाद ये हमें क्या देता है? P4O10 विच इज़ एनहाइड्राइड ऑफ दिस H3PO4। और इसमें से वाटर रिमूव करके ये हमें क्या देता है? P4O6, दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ दिस। और इसमें से अगर हम वाटर रिमूव कर दें तो ये हमें क्या देता है? P4O2। तो आपके लिए ये 2 ऑक्साइड इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनके बारे में आपको जानना है। जैसा कि मैंने बताया ये इन एसिड्स के एनहाइड्राइड हैं। तो होता क्या है कि एनहाइड्राइड में अगर आप वाटर मिलाएंगे तो वो अपने करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर P4O10 और इसमें हमने क्या ऐड किया है? कोल्ड वाटर। जब हम कोल्ड वाटर इसमें डालते हैं
तो ये क्या करता है, ये पूरी तरह से डिहाइड्रेट नहीं हो पाता और ये हमें क्या फॉर्म करके देता है यहाँ पर, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड बनाकर हमें यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और अगर हमने P4O10 की जगह O6 ले लिया और इसमें अगर हमने कोल्ड वाटर डाला तो देखिए ये क्या देता है, इसको इसमें अगर कोल्ड वाटर डालते हैं तो ये हमें फॉस्फोरस एसिड देता है, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड H3PO3 बना कर देता है। ठीक है भाई। और वहीं अगर हमने P4O10 में हॉट वाटर डाल दिया, ध्यान देखिए हॉट वाटर अभी हमने ऐड किया हुआ है, अगर हॉट वाटर डालते हैं तब जाकर ये हमें क्या देता है, फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन इसके साथ में एक पॉइजनस गैस फॉस्फीन भी रिलीज होती है, रॉटन फिश स्मेल वाली गैस रिलीज होगी। और अगर हमने P4O6 में हॉट वाटर डाला, यही सबसे इंटरेस्टिंग है, इसको अगर हॉट वाटर डाल देंगे तो बताइए ये क्या बनाएगा, इसको अगर हमने हॉट वाटर डाल दिया तो ये हमें क्या देगा, ये भी हमें H3PO4 देगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, फॉस्फीन गैस रिलीज करेगा। ठीक है। तो काफ़ी आसान सी है, इनकी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनका आप जनरली समझ सकते हो, फॉस्फोरस के ऑक्साइड दे दिए जाए और आपसे इस तरह की रिएक्शंस को पूछ दिया जा सकता है। ठीक है। फिर आप चाहो तो एक इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, लिख सकते हो P4O6 का को अगर हमने 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया तो ये क्या करेगा, तो ये हमें देता है एक मिक्स एनहाइड्राइड P4O8 और साथ में क्या देता है, रेड फॉस्फोरस। ये P4 एनहाइड्राइड O8 क्या होता है, ये P4O6 एंड P4O10 का मिक्स एनहाइड्राइड है। ठीक है। तो ये रिएक्शंस आई थिंक आपके लिए बहुत आसान थी, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। इनऑर्गेनिक में ये सारी रिएक्शंस आपको कभी ना कभी हेल्प करती रहती है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सी एसिड ऑफ जो फॉस्फोरस है, इनका हम लोग हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस का हीटिंग इफेक्ट, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये हमारा 7th पॉइंट था, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस और उनका हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं। तो आपको वो अच्छा रहेगा कि आप उसको याद कर लीजिए। याद करना इसलिए भी ठीक है क्योंकि आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। तो हमारे पास ऑक्सी एसिड में हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इसको अगर आप 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो ये हमें प्रोडक्ट देता है H3PO4, सॉरी इसमें अगर हमने इसको हीट किया तो ये हमें प्रोडक्ट देगा क्या, H3PO3 और फॉस्फीन गैस देगा। ठीक है। और फिर H3PO3 जो प्रोड्यूस हुआ था, इसको अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस कंट्रोल करके हीट करना है, ध्यान रखिएगा कंट्रोल हीटिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा भी आपने कंट्रोल लूज किया तो फिर प्रोडक्ट आप जज नहीं कर पाओगे। तो H3PO3 को 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करिए तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देता है, H3PO4 प्लस फॉस्फीन गैस देता है। ठीक है। अब इस H3PO4 को 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दीजिए, इस H3PO4 को 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दीजिए तो ये आपको प्रोडक्ट देगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 और साथ में क्या रिलीज करेगा, फॉस्फीन गैस रिलीज करेगा। ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुई रिएक्शन, अभी अगर H4P2O7 है, इसको अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दीजिए, इसको अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दीजिए तो ये आपको क्या देगा, HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड और साथ में क्या रिलीज करेगा, फॉस्फीन गैस। और सबसे लास्ट में आता है HPO3, इसको अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप हीट कर दे तो ये आपको प्रोडक्ट क्या देगा, ये आपको प्रोडक्ट देगा यहाँ पर P4O10, यानी ऑल पॉसिबल वाटर निकल जाएगा इसमें से, ऑल पॉसिबल वाटर रिमूव हो जाएगा और आपको फाइनली क्या मिलेगा, P4O10। तो ये रिएक्शन आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे फॉस्फोरस में आपको ये सारे स्ट्रक्चर, इस देखिए ग्रुप 15 में आपको ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर भी रिवाइज करने चाहिए, जितने स्ट्रक्चर आप रिवाइज कर सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा है।
एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको डायरेक्ट उससे स्ट्रेट क्वेश्चन मिल जाए, तो आप याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, इसमें हम लोग इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट और भी हीटिंग इफेक्ट हैं जो आपको थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। उन इम्पॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट को चाहो तो आप लिख सकते हो। वो मेनली ऑक्सीजन गैस के प्रोडक्शन वाले हीटिंग इफेक्ट हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है, एक एक करके उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। लेट हमने 8 पॉइंट हमारा है ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने वाले हीटिंग इफेक्ट। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका लैब मेथड, KClO3 MnO2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये हमें क्या देता है, बैलेंस कर लीजिए, 2KCl प्लस ऑक्सीजन गैस 3O2 गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद 9th वाले क्वेश्चन में फिर इसी में ही लिख लेते हैं इसको, हम लोग एक अलग नंबर नहीं देते, इसी में ही हम लोग ABCD बना के लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी। अभी इसी तरह की और भी रिएक्शन है जो आपको याद रखनी चाहिए। MnO2 को अगर स्ट्रांगली हीट किया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn3O4 प्लस ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट, KMnO4 के बारे में सभी लोग जानते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पिंक कलर का कंपाउंड होता है। इसको जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये ग्रीन कलर के कंपाउंड K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, एप्पल ग्रीन कलर बनता है। और साथ में क्या बनता है, MnO2 प्लस O2। जरा यहाँ पर देखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Mn7 है, यहाँ पर Mn6 है और यहाँ पे Mn4 है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसको डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक रिडक्शन रिएक्शन होगी। इसमें KMnO4 का जो Mn है वो 2 कंपाउंड में रिड्यूस हो रहा है और O -1 से -2 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये रिडॉक्स रिएक्शन, और इसमें एक ही कंपाउंड 2 अलग अलग कंपाउंड में रिड्यूस हो रहा है, ये इसको इम्पोर्टेंट बना देता है। ठीक है, दूसरा K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है भाई, ये भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन एसिडिक मीडियम। तो इसको जब हीट करते हैं तो ये येलो कलर के कंपाउंड K2CrO4 में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर के कंपाउंड, और साथ में ग्रीन कलर का मास होता है Cr2O3, और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये सब ऑक्सीजन गैस की रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको ये सब याद रहने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे तो एक क्वेश्चन वैसे अभी तक जेईई में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन पहले रुड़की एक एग्जाम होता था, उसमें एक बार एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम मरकरी को ओजोन के एनवायरनमेंट में ले जाते हैं, यानी थर्मामीटर को ओजोन के एनवायरनमेंट में ले जाते हैं, तो थर्मामीटर जो होता है वो ग्लास से स्टिक होना शुरू कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर या मरकरी लूजेस इट्स मिनिस्कस। तो वो जो रिएक्शन है वो भी आपको जाननी चाहिए, मरकरी वाली रिएक्शन ओजोन के साथ। तो मरकरी की ओजोन के साथ रिएक्शन हम लोग देखते हैं, मरकरी और ओजोन की रिएक्शन। तो मरकरी जब ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो ये मरकरी का एक सब ऑक्साइड बनाता है Hg2O और साथ में ऑक्सीजन गैस, और ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड मरकरी स्टार्ट्स लूजिंग इट्स मिनिस्कस। तो ये एक रिएक्शन आपके लिए बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, ये बहुत पहले आई थी टीचर्स के भी दिमाग में, अभी मुझे नहीं लगता कि इस वक्त किसी के पास होगी, सब लगभग भूल जाते हैं इस रिएक्शन को। तो आप भी इसको थोड़ा सा याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारी 10th रिएक्शन है वो हाइपो सॉल्यूशंस की रिएक्शंस है। तो हाइपो सॉल्यूशन की बहुत सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है, मैं उनमें से कुछ रिएक्शंस आपको दिखाता हूँ। एक हाइपो सॉल्यूशन की एक प्रिपरेशन की एक रिएक्शन होती है, उसको हम लोग स्प्रिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये भी एक नेम रिएक्शन है, बट ये नेम से इतनी फेमस नहीं है, आप इसको हो सकता है नेम से ना पहचानें, लेकिन जैसे ही मैं रिएक्शन लिखूंगा आप पहचान लोगे। रिएक्शन क्या है भाई, यहाँ पर सोडियम सल्फाइड Na2S प्लस Na2SO3, और फिर ये जब आयोडीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें डाइमर ऑफ हाइपो देता है Na2S4O6, और साथ में क्या देता है, NaI। ये रिएक्शन आपको याद रखनी चाहिए, अच्छी रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और बाकी हाइपो सोल्यूशन का एक डिस्प्रपोर्शनेशन एक आपको मैं ऊपर ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, तो हमें बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
ठीक है। अच्छा, हाइपो सोल्यूशन में हाइपो सोल्यूशन जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो किसके लिए होता है? हाइपो सोल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं? एक बार मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। हाइपो सोल्यूशन, हाइपो सोल्यूशन, हाइपो सोल्यूशन हम लोग बोलते हैं Na2H2O3 को बोला जाता है। ठीक है, तो मैं इसकी बात कर रहा था। तो हाइपो सोल्यूशंस की रिएक्शन हैलोजेंस के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे कि एक हाइपो सोल्यूशन है Na2H2O3, और इसमें आपने क्या डाल दिया? आइदर क्लोरीन या फिर हमने इसमें ब्रोमीन डाल दिया वाटर की प्रेजेंस में। तो ये जानते हैं हमें क्या प्रोडक्ट देगा? ये हमें प्रोडक्ट देता है Na2SO4, Na2SO4 प्लस साथ में हमें क्या देगा? HCl देगा, और साथ में यहाँ पे क्या देगा? सल्फर की वाइट टर्बिडिटी मिलेगी हमें। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग आयोडीन के साथ देखें, भाई टाइट्रेशन में हो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने टाइट्रेशन पढ़ा और ये रिएक्शन ना देखी हो। हाइपो सोल्यूशन को अगर आयोडीन में डाला जाता है तो ये हमें क्या देता है? Na प्लस Na2S4O6। ठीक है, तो ये रिएक्शन आयोडीन को रिड्यूस करने के लिए जानी जाती है। इस रिएक्शन को मैं जानता हूँ लगभग सब ने ये रिएक्शन कभी ना कभी पढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो हाइपो सोल्यूशन में एक ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हाइपो सोल्यूशन के अंदर एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टी। तो हाइपो सोल्यूशन में अगर हम उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दें तो इसकी रिएक्शन हमें अलग अलग मेटल्स के साथ अलग अलग देखने को मिलती है। तो जिनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम वो रिएक्शंस आपको शो करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया हुआ है गोल्ड का क्लोराइड AuCl3। AuCl3 में अगर हम हाइपो सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है, तो इनिशियली ये हमें कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट नहीं बनाता, लेकिन जब हम इसमें एक्सेस में हाइपो सोल्यूशन डालते हैं तो ये हमें कॉम्प्लेक्स देता है Na3AuS2O3 होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स हमें ये फॉर्म करके देता है। तो आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स एक याद रखना चाहिए। ठीक है, इसकी कॉपर के साथ रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होती है। कॉपर में जैसे क्यूप्रिक क्लोराइड है CuCl2, इसको जब हाइपो सोल्यूशन में डाला जाता है एक्सेस में, तो ये हमें क्या देगा? यहाँ पे फॉर्म करके Na4Cu6S2O3 होल 5। ये हमें ये कॉम्प्लेक्स बनाकर देता है। इसको याद रखने के लिए 465, मैं इसको इस तरह से याद रख लेता हूँ 465, ये हमें यहाँ पे बना के देगा ये रिएक्शन। तो इस तरह से रिएक्शंस आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं और आपको कहीं ना कहीं पे बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट कर देंगी आपके साथ में, जो हो सकता है कि शायद आपको आए लेकिन बाकी लोगों को ये रिएक्शन याद ना आए। ठीक है, तो ये हमारा कौन से नंबर का पॉइंट था? 10th। ऑलमोस्ट हमने आज इस वीडियो का जो कोटा था वो हमने कंप्लीट किया है। हम लास्ट एक पॉइंट आपको और इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं। 11th में बहुत छोटा सा है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की वैसे तो आप बहुत सारी रिएक्शन जानते हो। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको आनी चाहिए, लेकिन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन देता है। तो मैं एक स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 आपको दिखा रहा हूँ, जो जनरली बुक्स वगैरह में आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट अगर आप एडवांस का पेपर देखोगे तो आपको ये रिएक्शन बहुत कॉमनली देखने को मिल सकती है। तो वो रिएक्शन है आपका यहाँ पर K4FeCN6 के साथ H2SO4 की रिएक्शन। तो ये क्या करता है? ये बहुत सारे सॉल्ट बनाता है, K2SO4, FeSO4, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, और साथ में एक पॉइजनस गैस बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जो हमारे ब्लड में अगर हम इसको इनहेल कर लें तो ये ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन के
ऑक्सीजन कैरियर बिहेवियर को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, चलिए तो आज ये वाला वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इनऑर्गेनिक के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।